गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही डेंजरस बीमारी के विषय में डिस्कस किया जिसको हम लोग पोलियो कहते हैं या पोलियोमाइलाइटिस, या इसका दूसरा नाम जो होता है उसको इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहते हैं। तो प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने इसके विषय में डिस्कस कर लिया है। आज आइए वीडियो सेगमेंट्स के इस इंपॉर्टेंट कड़ी में एक दूसरा और सबसे ज़्यादा भयंकर डिजीज के विषय में बात करेंगे जिसका नाम है रेबीज। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इसके रिव्यू को देख लेते हैं कि इस वीडियो सेगमेंट्स में हम टोटल किस पर प्रकाश डालेंगे, किस किस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ रेबीज, रेबीज होता क्या है ना। हम ये देखेंगे कि रेबीज क्या होता है। दूसरा हम देखेंगे ट्रांसमिशन कैसे होता है, हमारे अंदर संक्रमण कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। फिर हम लोग सिम्टम्स पर बात करेंगे कि लक्षण क्या काज होता है, अगर रेबीज का वायरस हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर जाता है तो क्या सिम्टम्स काज होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस पर कि अगर ये सिम्टम्स या लक्षण दिखने लगते हैं तो कैसे हम डायग्नोसिस बनाएंगे। फिर क्या हमारा एक स्टेप होगा, किस प्रकार से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उसके उपचार के विषय में जानेंगे। फिर हम प्रिवेंशन के विषय में बात करेंगे कि क्या बचाव है, कैसे हम बचाव कर सकते हैं। फिर ट्रैवलिंग के विषय में बात करेंगे और फिर फाइनल में हम लोग समराइज करेंगे पूरे चैप्टर को, तो इसके पूरे समरी को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द रेबीज। रेबीज है क्या? रेबीज इज अ डेंजरस वायरस दैट कॉज ब्रेन इन्फ्लेमेशन इन ह्यूमन एंड अदर मैमल्स। रेबीज एक डेंजरस वायरस होता है, एक बहुत ही खतरनाक वायरस होता है दैट कॉज द ब्रेन इन्फ्लेमेशन इन द ह्यूमन एंड अदर मैमल्स, जो मनुष्य, मानव या फिर किसी दूसरे स्तनधारी के अंदर उसके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन काज करता है, स्वेलिंग काज करता है। अर्थात जो रेबीज का संक्रमण हो जाएगा तो रेबीज एक प्रकार का डेंजरस वायरल डिजीज है। इसके संक्रमण से क्या होता है, मनुष्य, मानव जाति में या फिर किसी दूसरे मैमल के अंदर उसके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना। अर्थात ये बच्चों जो बीमारी है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। हमारे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक, तो ये एक प्रकार का क्या है, हमारा एक मेंटल डिसऑर्डर जनरेट करता है, एक मेंटल डिसऑर्डर को क्या करता है, काज करता है। तो क्या है बच्चों, एक प्रकार का रेबीज जो होता है बहुत डेंजरस वायरस है जिसके संक्रमण से मनुष्य या अदर एनिमल्स के, अदर मैमल्स के अंदर उसके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन काज करता है। एनिमल कैरिंग द इन्फेक्शन कैन स्प्रेड रेबीज टू ह्यूमन थ्रू बाइट एंड स्क्रैचेस। ऐसा एनिमल्स बच्चों जो रेबीज से संक्रमित है, ऐसा एनिमल्स, ऐसा जानवर जो रेबीज से संक्रमित है उसके द्वारा संक्रमण मनुष्य के अंदर उसके काटने से या फिर उसके स्क्रैच करने से होता है। ऐसा जानवर जो रेबीज से संक्रमित है, अगर वो जानवर किसी मानव को काटता है या स्क्रैच करता है तो इसका संक्रमण सीधे उस मनुष्य के अंदर तक हो जाता है। बच्चों काटने से ही होता है, अगर काटेगा, क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो सलाइवा के माध्यम से होता है, लार के माध्यम से होता है। काटने से जैसे ही लार उस मनुष्य के ब्लड के इन कांटेक्ट में आता है वो क्या करता है बच्चों, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के द्वारा ब्रेन तक पहुंच जाता है, अर्थात हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। निश्चित तौर पर इसका जो इन्फेक्शन होगा बच्चों वो सलाइवा के माध्यम से होगा। कभी कभी ये होता है कि अगर ये पंजा मार देता है, पंजा मारने के बाद अगर चाट लेता है उस स्थान को तो भी सलाइवा के कांटेक्ट में आने से संक्रमण हो जाता है ना बच्चों। कभी कभी ये भी होता है कि वो काटता नहीं है और हमारे शरीर में कहीं वाउंड होता है, कहीं खुला हुआ घाव होता है, अगर उस घाव को वो चाट लिया है और वो एनिमल्स रेबीज से इन्फेक्टेड है तो भी हमारे अंदर रेबीज का संक्रमण हो जाता है। तो कुल मिलाकर संक्रमण केवल और केवल सलाइवा के माध्यम से होता है, चाहे वो काटने से हो जाए, चाहे स्क्रैच करने से हो जाए, चाहे वो खुले हुए घाव पर चाट लेता है तो हो जाता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो एनिमल हमको काट कर रहा है, बाइट कर रहा है, क्या वो रेबीज से संक्रमित है। लेकिन ये तो पता होता नहीं है, पता कैसे हो पाएगा भाई उसके अंदर रेबीज का संक्रमण है कि नहीं, ये हमको पता नहीं था। इसलिए ये निश्चित तौर पे ये निश्चित कर लेना चाहिए, अगर कोई जानवर काटा, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बंदर हो गया, जयकाल हो गया जिसको हम सियार कहते हैं, वोल्फ हो गया, भेड़िया, अगर ये सब काटते हैं, स्क्वायरल हो गया, यहाँ तक कि रैबिट भी अगर ये सब काटते हैं बच्चों तो तुरंत हमको एंटी रेबीज का इंजेक्शन लेना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही भयावह बीमारी है। आइए आगे हम बात करते हैं। विदाउट ट्रीटमेंट द डिजीज कैन बी फेटल। अगर इसका ट्रीटमेंट न किया जाए, सही समय से इसका उपचार न किया जाए
तो क्या हो जाता है, ये बीमारी बहुत ही घातक होता है, फेटल होता है, अर्थात प्राण घातक होता है। हाउएवर इट इज ट्रीटेबल इफ द पर्सन हु हैज हैड एक्सपोजर टू द रेबिट who has exposure to rabies seeks इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। बच्चों ये पूर्ण रूप से ट्रीटेबल होता है, ये पूर्ण रूप से इसका उपचार होता है, अर्थात इसका उपचार किया जा सकता है अगर पर्सन समय रहते उस पर केयर कर लिया तो, अर्थात सिम्टम्स का इंतजार न करें। अगर उसका जैसे ही एक्सपोजर होता है रेबीज का, रेबीज जैसे हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है, जैसे ही कोई जानवर बाइट करता है और उसके तुरंत बाद हमको अगर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो हमको इसका संक्रमण नहीं हो पाएगा, है ना बच्चों। अर्थात सिम्टम्स का इंतजार हमको नहीं करना है। अगर आप देखेंगे कि लक्षण आए तब हम इसका इलाज करें, तो लक्षण आने के बाद इसका किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं है, वो फेटल है, वो प्राणघातक है, जानलेवा है, उसमें फिर कोई इलाज नहीं हो पाएगा, जान चला जाएगा पेशेंट का। तो निश्चित तौर पर ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर इसका एक्सपोजर अर्थात रेबीज का एक्सपोजर हमारे शरीर में होता है तो तुरंत हमको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अर्थात मेडिकल के केयर में हमको होना चाहिए। अगर आप समय रहते सिम्टम्स से पहले अगर आप इलाज करते हैं तो इट इज़ 100% ट्रीटेबल, ये 100% क्या है, उपचार इसका संभव है। आइए आगे हम बात करते हैं सम फैक्ट्स अबाउट द रेबीज। रेबीज के विषय में कुछ जो तथ्य हैं, आइए इसके विषय में बात करते हैं। रेबीज इज अ वायरल डिजीज दैट नियरली ऑलवेज अकर्स ड्यू टू द ट्रांसमिशन बाय एन एनिमल्स बाइट कैरिंग द इन्फेक्शन। रेबीज एक प्रकार का वायरल डिजीज होता है जो हमेशा कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन किसी इन्फेक्टेड एनिमल्स के काटने से ही होता है। रेबीज एक प्रकार का क्या है, वायरल डिजीज है जो हर समय किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल के काटने से ही ये हो सकता है, इसका इन्फेक्शन बाइट करने से होता है ना। Anyone who receive a bite in a geographical area where rabies occurs should seek medical treatment। कोई भी मनुष्य बच्चों किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में रहता हो, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो, वहाँ रेबीज निश्चित तौर पर पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बच्चों ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पेट नहीं होते हैं, बिल्कुल रेबिड एनिमल्स होते हैं, अर्थात पागल, जो रेबीज से संक्रमित एनिमल्स होते हैं, और वो वही एनिमल्स होते हैं बच्चों, वही जो पालतू नहीं होते हैं। पालतू जो जानवर होते हैं उस पर तो केयर किया जाता है, उनको कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता है, उनका वैक्सीनेशन भी कराया जाता है, इम्यूनाइजेशन भी कराए रखते हैं। लेकिन जो बाहर घूमते रहते हैं बच्चे, जो फ्री में घूमते रहते हैं, उन जानवरों से संक्रमण के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो एनीवन हु रिसीव अ बाइट इन अ ज्योग्राफिकल एरिया वेयर रेबीज अकर्स शुड सीक इमीडिएट दैट इज द मेडिकल ट्रीटमेंट। बच्चों कोई भी पर्सन किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में अगर रहता है, अगर उसको रेबीज का संक्रमण है तो उसको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फॉर ट्रीटमेंट टू सक्सीड इट मस्ट टेक प्लेस बिफोर द सिम्टम्स अपीयर। ट्रीटमेंट 100% संभव है अगर क्या होगा बच्चों, सिम्टम्स से पहले अगर हम इलाज करते हैं, सिम्टम्स से पहले, अर्थात उसका लक्षण का इंतजार अगर हम ना करें, लक्षण आने से पहले अगर हम ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो वो 100% सक्सीड होता है, सफल होता है। तो इसका इलाज सफल तभी होगा जब सिम्टम्स आने से पहले हम उसका उपचार करें तब। सिम्टम्स इंक्लूड्स न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड अ फियर ऑफ द लाइट एंड वाटर। इसमें जो सिम्टम्स आता है बच्चों, उसमें कौन सा सिम्टम्स आता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है, अर्थात मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है बच्चों, प्रभावित होता है, जिसमें पेशेंट को क्या होता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसको वाटर से डर लगता है, पानी से डर लगता है और लाइट से डर लगता है। दैट इज द हाइड्रोफोबिया एंड फोटोफोबिया, है ना। उसको प्रकाश से डर लगेगा, लाइट से डर लगेगा और साथ ही साथ पानी से डर लगता है ना। जिस समय बच्चों थंडरिंग होता है, आकाश में बिजली चमकती है या फिर गर्जन होता है, बहुत तेजी के साथ बादल के बीच में जब गर्जन थंडरिंग होता है या फिर लाइटिंग होता है, उस समय पेशेंट बहुत तेजी से डरता है। जो रेबीज से संक्रमित होता है बच्चों, उसको बहुत भय लगता है, बहुत डर लगता है ना। और साथ ही साथ जैसे ही पानी को देखा गया बच्चे, पानी से वो बहुत दूर भागेगा क्योंकि उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। फोटोफोबिया होता है, लाइट उसको पसंद नहीं होता, बहुत तेजी से डरने लगता है, कांपने लगता है वो, है ना। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा। Following the vaccination requirement for the pets help prevent and control रेबीज। अगर बच्चों किसी एनिमल्स का, जो पेट एनिमल्स हैं, आप ध्यान दीजिए, हर एक आदमी शौकीन होता है किसी पेट्स को पालने के लिए, किसी पालतू जानवर को पालने। जैसे बहुत लोग शौकीन होते हैं जो कुत्ते को पालते हैं, बिल्ली को पालते हैं, बंदर को पालते हैं, यहाँ तक कि खरगोश को पालते हैं। तो जो लोग
ऐसे ऑनर हैं बच्चों जो पेट्स रखते हैं, मतलब पालतू जानवर रखते हैं, उनको सबसे पहले अपने जानवर को वैक्सीनेशन कराना चाहिए, वैक्सीनेट कराना चाहिए, इम्यूनाइजेशन कराना चाहिए। अर्थात कोई ट्रेंड डॉक्टर के पास जाकर, किसी वेटनरी के टेक्नीशियन के पास जाकर या वेटनरी के डॉक्टर के पास जाकर उसको सबसे पहले एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, जिससे वो इम्यूनाइज हो जाए, उसके अंदर रेबीज का संक्रमण न होने पाए। तो ये सबसे पहले ज़रूरी होता है कि अगर कोई पेट्स है तो उसका वैक्सीनेशन जरूर कराएं, है ना। व्हाट इज रेबीज? देखिए बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार का एनिमल्स कौन सा है? ये डॉग है, जो रैबिट डॉग्स है, अर्थात पागल है। ये इसके अंदर रेबीज का संक्रमण हो गया। इसका जो आप देख रहे हैं फेशियल एक्सप्रेशन इतना भयंकर है, तो ये पूर्ण रूप से पागल है, अर्थात इसके अंदर रेबीज का संक्रमण है। तो इसका क्या, कैसे आप जानेंगे बच्चों? ये क्या होता है कि हर समय मुंह फाड़े रहता है और इसके मुंह से सलाइवेशन होने लगता है, लार टपकता रहता है। तो आप जान, और ये क्या करता है, काटने के लिए, तो यह हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है, एग्रेसिव मूड का होता है, अर्थात ये आक्रामक रवैया अपनाता है ना। जब आप देखेंगे तो जो कुत्ता रेबीज से संक्रमित होता है या कोई जानवर रेबीज से संक्रमित होता है, वो कैसा होता है? एग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा आक्रामक होता है, काटने के लिए आतुर होता है ना। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये क्या है? एक रैबिट डॉग्स का है ना। आइए आगे देखते हैं। रेबीज इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट प्राइमरली स्प्रेड्स ट्रस्टेड सोर्स थ्रू अ बाइट फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल्स। अर्थात रेबीज एक प्रकार का वायरल डिजीज है जिसका सबसे पहले संक्रमण जो होता है बच्चों, वो इन्फेक्टेड एनिमल के काटने से होता है। अर्थात रेबीज से इन्फेक्टेड जो एनिमल्स होगा उसके काटने से सबसे पहला ये क्या होता है? इन्फेक्शन जनरेट होता है, इन्फेक्शन काज होता है। विदाउट अर्ली ट्रीटमेंट इट इज यूजुअली फेटल। अगर इसका सिम्टम्स आने से पहले इसका अर्ली ट्रीटमेंट नहीं कराया गया, इसका उपचार नहीं कराया गया, तो यह 100% प्राण घातक होता है, जानलेवा होता है। इसके कोई उपाय नहीं है। अगर लक्षण आने लगा बच्चों, तो लक्षण आने के बाद इसका कोई उपचार नहीं है, केवल और केवल मौत होना है ना। It is a RNA viral. It is a RNA virus of the rhabdovirus family that can affect the body in 1 or 2 ways. ये एक RNA वायरस होता है बच्चों जो रेप्डोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ये हमारे बॉडी को एक से अधिक रूप में क्या करता है? प्रभावित करता है। इट कैन इंटर्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स डायरेक्टली एंड माइग्रेट टू द ब्रेन। ये क्या होता है बच्चों? हमारा जहाँ बाइट करता है एनिमल्स, वहाँ घाव के माध्यम से, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पहुँच जाता है और वहाँ से अभिगमन करके, वहाँ से माइग्रेट करके हमारे ब्रेन तक पहुँच जाता है। ये है ना। इसके जो वायरस होते हैं बच्चों, ये क्या होता है? हमारे ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से सबसे पहले हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है और फिर वो हमारे ब्रेन तक चला जाता है। अल्टीमेटली ब्रेन में पहुंचकर वो हमारे अंदर कोमा कर देता है, अर्थात हमको कोमा हो जाता है और कोमा के बाद अल्टीमेटली पेशेंट लीड्स टू डेथ, पेशेंट मर जाता है ना। उसका कोई इलाज नहीं होता है। इट कैन आल्सो रिप्लिकेट विद इन मसल्स टिश्यूज। ये क्या होता है बच्चों? ये मस्कुलर टिश्यूज में क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। इसका रेप्लिकेशन कहाँ होता है? इसका सबसे तेजी से रेप्लिकेशन हमारे मस्कुलर टिश्यूज में होता है, वेयर इट इज सेफ फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम, जहाँ ये होस्ट के इम्यून सिस्टम से पूर्ण रूप से सेफ है। क्यों? क्योंकि जो इम्यून सिस्टम हमारे होते हैं बच्चों, जैसे हम अपने माइक्रोफेजेस की बात करें, न्यूट्रोफिल्स की बात करें, टी लिम्फोसाइट्स की बात करें, बी लिम्फोसाइट्स की बात करें, नेचुरल किलर सेल की बात करें, तो ये जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं बच्चों, जिसको नेचर ने हमको सोल्जर्स के रूप में दिया है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में होते हैं, है ना। लेकिन इनका जो रेप्लिकेशन होता है, इस वायरस का रेप्लिकेशन होता है जो बच्चों रेबीज का, वो हमारे मस्कुलर टिश्यू में होता है, जहां ये पूर्ण रूप से हमारे इम्यून सेल से सेफ होते हैं। इम्यून सेल से इनका कुछ नहीं कर पाता है ना। तो ये अपना मनचाहा जितना चाहते हैं उतना आसानी से ये बिना डरे हुए रेप्लिकेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बहुत तेजी से जो रेप्लिकेशन पाया जाता है, ये संख्या जहां बढ़ाते हैं वो कौन है? हमारा मसल टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू में इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जहां ये पूर्ण रूप से हमारे इम्यून सिस्टम से क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं। फ्रॉम हियर इट इंटर्स द नर्वस सिस्टम थ्रू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अर्थात ये हमारे कहाँ? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ये हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं और वहां से ये पूरे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम्स के द्वारा पूरे नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं? फैल जाते हैं। अर्थात पूरा हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है? प्रभावित हो जाता है ना। Once inside the nervous system, the virus produces acute inflammations of the brain. एक बार जब ये नर्वस सिस्टम के माध्यम से हमारे बॉडी में पहुंचते हैं, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम पर आक्रमण कर लेते हैं बच्चों, तो द वायरस प्रोड्यूसेस एक्यूट इन्फ्लेमेशन। बहुत तेजी से, एक्यूट मीन्स बहुत तेजी से, बहुत तीव्र गति से यहाँ इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। अर्थात हमारे ब्रेन में सूजन होने लगता है, बहुत तेजी से सूजन होने लगता है।
अल्टीमेटली क्या होता है, कोमा एंड डेथ सून फॉलो, अर्थात पेशेंट कोमा में चला जाता है और बहुत जल्दी ही मर जाता है। अर्थात बच्चों सिम्टम्स अगर आ गया पेशेंट के अंदर, तो सिम्टम्स आने के बाद 3 से लेकर 4 दिन के अंदर पेशेंट की मौत हो जाती है, पेशेंट मर जाता है। बहुत तेजी से हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन काज करता है और जिसकी वजह से कोमा हो जाता है, अल्टीमेटली पेशेंट मर जाता है। बहुत ही डेंजरस बीमारी है ये, बहुत ही डेंजरस वायरस होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रेबीज। यहाँ अगर हम देखें तो 2 प्रकार के रेबीज होते हैं। द फर्स्ट टाइप फ्यूरियस आर द इंसेफ्लाइटिस रेबीज। जो पहला होता है बच्चे उसको हम फ्यूरियस या फिर उसको इंसेफ्लाइटिस रेबीज कहते हैं, विच अकर्स इन 80% ऑफ ह्यूमन केसेस। जो मनुष्य में लगभग 80% जो रेबीज के केसेस होते हैं बच्चों, वो इंसेफ्लाइटिस रेबीज होता है ना। एंड अ पर्सन विथ इट इज मोर लाइकली टू एक्सप्रेस हाइपर एक्टिविटी एंड हाइड्रोफोबिया। और इस इंसेफ्लाइटिस रेबीज में जो पर्सन होता है बच्चों, वो किसका एक्सपीरियंस करता है, किसका अनुभव करता है, उसको इस चीज का अनुभव होता है हाइड्रोफोबिया का, अर्थात वो पानी से डरता है, उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, एग्रेसिवनेस आ जाता है, आक्रामकता आ जाता है, अर्थात वो बिल्कुल पागल कुत्ते की भांति वो भी दौड़ता है किसी को काटने के लिए, है ना। पानी से बहुत तेजी से डरता है, लाइट से बहुत तेजी से डरता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, फोटोफोबिया हो जाता है, एग्रेसिवनेस हो जाता है, उसके अंदर आक्रामकता आ जाता है, उसके अंदर हिंसक प्रवृत्ति आ जाती है और किसी को मारने के लिए दौड़ता है, किसी को काटने के लिए दौड़ता है। मुंह से उसके हर समय सलाइवेशन होने लगता है, लार गिरता रहता है, बिल्कुल पागल कुत्ते जैसा ही उसका बिहेव हो जाता है। एंड द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज द पैरालिटिक, दैट इज द डम्ब रेबीज। और दूसरा जो रेबीज होता है बच्चों, उसको हम पैरालिटिक रेबीज कहते हैं या फिर उसको डम्ब रेबीज कहते हैं। काज पैरालिसिस एज द डोमिनेंट सिम्टम्स। और इसमें क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर में पक्षाघात हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, अर्थात हमारा पूरा शरीर क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। तो एक तो हमारा इंसेफ्लाइटिस रेबीज होता है जो 80% केसेस में देखने को मिलता है, और दूसरा जो होता है बच्चों उसको हम पैरालिटिक रेबीज कहते हैं जो 20% केसेस में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पक्षाघात होता है, पैरालिसिस होता है, हमारा पूरा बॉडी जो होता है बच्चों पैरालाइज हो जाता है, अर्थात किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता, रेंज ऑफ मोशन खत्म हो जाते हैं, हमारे बॉडी का मूवमेंट खत्म हो जाता है, बिल्कुल पेशेंट कैसा हो जाता है, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है ना। आइए देखते हैं ट्रांसमिशन कैसे होता है। रेबीज इज मोस्ट कॉमन ट्रस्टेड सोर्स इन कंट्रीज वेयर स्ट्रे डॉग्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। देखिए रेबीज का संक्रमण वहां होगा, उस देश में होगा बच्चों वेयर स्ट्रे डॉग्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स, जहां खुले हुए डॉग्स पाए जाते हैं, अर्थात जहां पेट्स नहीं होते हैं, वो पालतू नहीं होते हैं, ऐसे बिल्कुल घूमते रहते हैं फ्री में। आवारा कुत्ते जो होते हैं बच्चों, जिनको हम आवारा कुत्ते कहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, सबसे ज्यादा संक्रमण इन्हीं से होता है। तो अधिक संख्या में जो संक्रमण होता है वो इन्हीं से होने वाला है। अब कहाँ होता है, विथ एशिया एंड अफ्रीका अकाउंटिंग फॉर 95% ऑफ केसेस ट्रस्टेड सोर्स। अफ्रीका और एशिया में अगर हम देखें तो 95% जो केसेस होते हैं बच्चों वो इसी प्रकार से होते हैं, अर्थात स्ट्रे डॉग्स के द्वारा होते हैं। जो इधर बहेतु जो कुत्ते होते हैं वो उनके वजह से होता है, जिनका कोई केयर करने वाला नहीं है, जो पेट्स नहीं है, जो पालतू नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं, आवारा जो कुत्ते होते हैं बच्चों, उन्हीं से ये प्रॉब्लम होता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है, बहुतायत जो देखने को मिलता है एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है ना। As saliva carries the virus trusted source, rabies can develop if an infected animals bite someone। देखिए बच्चों, अगर रेबीज से इन्फेक्टेड एनिमल्स किसी आदमी को काटता है तो वो क्या होता है, उसके सलाइवा के माध्यम से उसका संक्रमण हो जाता है। तो प्राथमिक अगर हम देखें पहला सोर्स जो होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो इन्फेक्टेड एनिमल्स के काटने से होता है, उसके सलाइवा के द्वारा ही किसी दूसरे आदमी को उसका इन्फेक्शन काज होता है। इट कैन ऑल्सो occur if saliva from the infected animals gets into the open wound और थ्रू अ म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने बताया कि इसका दूसरा जो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है, जो दूसरा इन्फेक्शन का रीजन है, कारण है बच्चों, वो अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल्स अपने सलाइवा अर्थात अपने मुंह के द्वारा किसी पेशेंट के खुले हुए घाव को चाट लेता है तो वहां भी संक्रमण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेबीज का वायरस उसके सलाइवा में होता है, उसके लार में होता है। अगर किसी पेशेंट में या किसी आदमी के अंदर स्कॉर्स है, कटा हुआ भाग है, यहीं कटा हुआ है, कहीं बाउंस खुला हुआ है और उसको वो चाट गया तो भी रेबीज का संक्रमण वहां हो जाएगा। लेकिन अगर वो एनिमल, वो जानवर रेबीज से संक्रमित है तो दूसरा क्या है बच्चों, म्यूकस मेम्ब्रेन, अर्थात हमारे मुख को अगर वो चाट जाता है, हमारे आंख को चाट लेता है, हमारे नाक को चाट लेता है, क्योंकि ये खुला हुआ ओपनिंग भाग होता है, यहां से भी रेबीज का संक्रमण हो जाता है। हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर रेबीज पहुंच जाएगा। बस ये निश्चित तौर पर
होता है किससे, जो एनिमल रेबीज से संक्रमित होगा। हाउएवर द वायरस कैन नॉट पास थ्रू द अनब्रोकन स्किन, या लेकिन आप चीज ये समझिए कि हालांकि ये जो रेबीज वायरस है ये अनब्रोकन स्किन से नहीं जा सकता। अगर हमारे शरीर में कहीं स्कारसेस नहीं है, कहीं बाउंड नहीं है, कहीं कट नहीं है, तो चाहे कितना भी कुत्ता रेबीज से संक्रमित हो, हमको चाहे जितनी बार चाटे, वो हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन नहीं कर सकता। कुल मिला के हमारे ब्लड के साथ उसको क्या होना चाहिए, अगर वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स होगा, हमारे ब्लड के साथ जा पाएगा, तभी वो पहुंचाएगा, है ना। तो अगर हमारे शरीर में कहीं वाउंड नहीं है, कहीं खुला घाव नहीं है, तो वो संक्रमण नहीं हो सकता, अर्थात रेबीज का संक्रमण हमारे बॉडी में नहीं होगा, है ना। आइए बात करते हैं, इन द यूएस रैकॉन्स, coyotes, bats, skunks and foxes are the animals most likely trusted source to spread the virus। अगर हम यूएस की बात करें तो बच्चों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ रेकॉन्स, जैसा कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, रेकॉन्स जो हमारे यहाँ जयकाल होता है, जैसे सियार जिसको हम कहते हैं, तो यूएस में सियार जैसा ही एक जानवर होता है जो रेबीज को फैलाने का काम करता है। दूसरा है कोयाट्स। कोयाट्स क्या है बच्चों, ये है कोयाट्स, अर्थात यूएस में जो हमारे यहाँ वोल्फ होते हैं, भेड़िया होते हैं, भेड़ियों जैसा ही वहाँ ये पाया जाता है जिसको हम कोयोट्स कहते हैं। बैट्स सब जगह देखने को मिलते हैं, चमगादड़। स्कुंस क्या होता है बच्चों, जिस प्रकार से हमारे यहाँ गिलहरी होती है स्क्वायरल, ठीक उसी प्रकार से यूएस में क्या होता है, स्कुंस होता है। जो आप देख रहे हैं ये क्या है, स्कुंस है। तो ये सब यूएस के जानवर हैं, यूएस के एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, रेबीज वायरस स्प्रेड करने का काम करते हैं। तो यूएस में कौन कौन पाए जाते हैं, एक बार आप रिमार्क करेंगे, रेकॉन्स, कोयोट्स, बैट्स, स्कुंक्स, फॉक्सेस, लोमड़ी जिसको कहते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सोर्स, ये माध्यम होते हैं इस रेबीज वायरस को पहुंचाने के लिए, फैलाने के लिए। बैट्स कैरिंग द रेबीज एग्जिस्ट इन ऑल यूएस स्टेट एक्सेप्ट हवाई, अर्थात जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं बच्चों, ये रेबीज को पहुंचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम होते हैं बहुत ही, और ये यूएस के सब स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, केवल किसको, हवाई को छोड़कर। हवाई में बैट्स नहीं पाए जाते हैं, चमगादड़ नहीं पाए जाते हैं, और चमगादड़ लगभग यूएस के सभी स्टेट्स में देखने को मिलते हैं जो रेबीज स्प्रेड कराने का काम करते हैं, रेबीज को पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये जो ये एनिमल्स हैं बच्चों, ये क्या है, रेबीज को फैलाने वाले एनिमल्स हैं, है ना। आप इसको देख लीजिए, रिमार्क कर लीजिए। आगे देखते हैं हम, एनी मैमल्स कैन हार्बर एंड ट्रांसमिट द वायरस। कोई भी मैमल बच्चों, मैमल कोई भी होता है, मैमल ही माध्यम है इस रेबीज वायरस को पहुंचाने के लिए। बट स्मॉलर मैमल्स सच एज द रोडेंट्स रेयरली बिकम्स इन्फेक्टेड ट्रस्टेड सोर्स और ट्रांसमिट द रेबीज। जो हायर मैमल्स होते हैं बच्चों, जो हायर मैमल्स होते हैं वो रेबीज का संक्रमण बहुत तेजी से करते हैं, लेकिन जो स्मॉलर मैमल्स होते हैं, छोटे प्रजाति के जो मैमल होते हैं, स्तनधारियां होते हैं बच्चों, जैसे हम रोडेंट की बात करें, अर्थात जैसे हम चूहे की बात करें, तो ये जो रोडेंट्स होते हैं ये बहुत कम ही रेबीज का संक्रमण करा पाते हैं। अगर हम देखें, अगर रेशियो में देखें, तो जो हायर मैमल्स होते हैं, इट इज़ मोर डेंजरस फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द रेबीज इन द पर्सन, अर्थात किसी पर्सन के अंदर सबसे तेजी से जो संक्रमण कराते हैं वो हायर मैमल कराते हैं। ठीक, आइए अब सिम्टम्स देखते हैं कि अगर रेबीज का संक्रमण हो जाता है तो लक्षण क्या दिखता है, क्या सिम्टम्स आता है ना। तो सिम्टम्स में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, रेबीज प्रोग्रेसेस द 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ट्रस्टेड सोर्स। अगर रेबीज का संक्रमण हो जाता है बच्चों तो 5 स्टेजेस हमको देखने को मिलते हैं। कितने, 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्या होगा, इंक्यूबेशन। क्या होगा, अर्थात जब संक्रमण हो जाएगा तो सबसे पहला जो होता है उसको इंक्यूबेशन देखने को मिलेगा। दूसरा क्या होता है बच्चों, प्रोडोम, अर्थात पहला सिम्टम्स जब आता है तो उसको हम प्रोडोम कहते हैं। फिर क्या देखेंगे, एक्यूट न्यूरोलॉजिकल पीरियड, फिर हम देखेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। एक्यूट माने बहुत तेजी से हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें हमारे ब्रेन में एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाता है। फिर अगला क्या हम देखेंगे, जब देखेंगे कि हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो पेशेंट में कोमा हो जाता है, कोमा में चला जाता है और अल्टीमेटली वो मर जाता है। ये 5 स्टेप से 5 सोपान से पेशेंट गुजरता है और इसके बाद वो अल्टीमेटली डेथ कर जाता है, मर जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंक्यूबेशन कैसे होता है ना। आइए बात करते हैं इंक्यूबेशन के विषय में। इंक्यूबेशन इज द टाइम बिफोर द सिम्टम्स अपीयर। इंक्यूबेशन वो समय होता है जिसमें सिम्टम्स से, अर्थात सिम्टम्स, लक्षण आने से पहले का जो समय होता है, जिस समय रेबीज हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है। जिस दिन बच्चों डॉग या रैबिट डॉग्स या कोई डॉग्स, कोई भी ऐसा एनिमल्स जो रेबीज से संक्रमित है, जिस दिन काटता है
तो उसको हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अर्थात सिम्टम्स आने से पहले की जो अवधि होती है, लक्षण आने से पहले की जो अवधि होती है, उसको हम इंक्यूबेशन कहते हैं। इट यूजुअली लास्ट्स फ्रॉम 2 to 3 months एंड वेरीज फ्रॉम 1 weeks to the 1 year। और इसकी जो समय अवधि होती है बच्चों, वो 2 से 3 महीने होती है। अगर इसका हम वेरिएशन देखें तो ये 1 सप्ताह से लेकर 1 साल तक हो सकता है। अर्थात किसी किस्म ये होता है कि इसका सिम्टम्स 1 साल तक नहीं दिखाई देता है, लेकिन क्या होता है 1 साल बाद इसका लक्षण बहुत तेजी से दिखाई देना शुरू कर। जैसे कोई आदमी ये करे कि आज कुत्ते ने काट लिया और वो बिल्कुल केयरलेस हो गया, बेपरवाह हो गया, उसको ध्यान नहीं दे रहा है और साल भर उसका बीत रहा है। वो सोचा कि चलिए हो सकता है कि हमको कोई संक्रमण नहीं। साल भर बाद बच्चों ये रेबीज अपने प्रभाव में आ सकता है, अर्थात अपना लक्षण साल भर बाद दिखा सकता है, या वो 2-3 महीने के अंदर दिखा सकता है, यहाँ तक कि 1 सप्ताह के अंदर भी उसका क्या हो सकता है, सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड किस पर करता है, आइए बात करते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेयर द वायरस इंटर्ड द बॉडी एंड द नंबर ऑफ द वायरल पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड। अर्थात इसका सिम्टम्स जो है बच्चों, वो डिपेंड करता है कि वायरस बॉडी में कहां से एंट्री कर रहा है। अगर ब्रेन में बच्चों कुत्ता काट ले तो इसका संक्रमण बहुत तेजी से होगा। क्यों? क्योंकि सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डाल देगा। अगर हमारे ब्रेन में, हाथ पैर में कहीं से काट रहा है तो उसका संक्रमण हो सकता है कि लेट हो। तो वही कह रहा है कि इसका संक्रमण डिपेंड करता है किस पर, डिपेंडिंग ऑन वेयर द वायरस इंटर द बॉडी। डिपेंड करता है कि वायरस बॉडी में कहां से इंटर कर रहा है, कहां से घुस रहा है, एंड द नंबर ऑफ वायरल पार्टिकल इन्वॉल्व, और वायरस की संख्या कितनी हमारे शरीर के अंदर जा रही है। ज़्यादा संख्या में अगर वायरस एक बार में जैसे पागल कुत्ता है बहुत तेजी से, अर्थात यही देखा जाता है कि कुत्ता किस दिन मर रहा है, काटने के किस दिन बाद मर जा रहा है, वो बहुत मायने रखता है। तो डॉक्टर कहता है कि भैया आप कुत्ते को देखते रहिए कितने बाद मरता है। अर्थात बच्चों काटने, अगर कुत्ता बहुत तेजी से प्रभावित है रेबीज से और उसके मुंह से सलाइवेशन हो रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो समझो वो बहुत उसका पीक है। उस समय अगर वो काटता है, अगर ब्रेन में काट दिया तो समझो उसका सिम्टम्स उस पेशेंट में 2-3 दिन में आ जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर आ सकता है। अगर उसके अंदर रेबीज का प्रभाव कम है तो वो सिम्टम्स आने में सालों भर लग सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स आएगा जरूर अगर वो रेबीज से संक्रमित है तो वही कह रहा है डिपेंडिंग ऑन वेयर द वायरस इंटर द बॉडी। ये डिपेंड करता है कि वायरस शरीर में कहां से एंट्री कर रहा है, एंड नंबर ऑफ द वायरस पार्टिकल्स इन्वॉल्व, और वायरस के कितने पार्टिकल इन्वॉल्व हो रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कितने दिन में आएगा, काटने के कितने दिन में, 1 सप्ताह के अंदर भी आ सकता है, 2-3 महीने में आ सकता है, या 1 साल बाद भी आ सकता है। The closer the bite is to the brain, the sooner the effect are likely to appear। अर्थात जितना अगर ब्रेन के पास, अगर ब्रेन में हमारा अगर बाइट होता है, कोई भी एनिमल जो रेबीज से संक्रमित एनिमल है, अगर ब्रेन में काटता है बच्चों, तो उसका जो सिम्टम्स है बहुत तेजी से, बहुत जल्दी ही आ जाता है, 2-3 दिन में आ जाता है ना। बाई द टाइम सिम्टम्स अपीयर रेबीज इज यूजुअली फेटस। अर्थात जिस समय बच्चों सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है, रेबीज इज यूजुअली फेटल, अब वो 100% प्राणघातक है, जानलेवा है। लक्षण आया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एनीवन हु हैज एक्सपोजर टू द वायरस शुड सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। कोई भी आदमी अगर बच्चों जैसे ही वायरस के एक्सपोजर में आता है, वायरस के कांटेक्ट में आता है, उसको तुरंत मेडिकल हेल्प लेना चाहिए, अर्थात मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, मेडिकल सलाह लेना चाहिए, उसको तुरंत ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, विदाउट वेटिंग फॉर सिम्टम्स, बिना सिम्टम्स का इंतजार किए। अर्थात हमको लक्षण नहीं देखना है। अगर किसी पागल कुत्ते ने काट लिया तो हमको लक्षण नहीं देखना है कि हमारा लक्षण आए तब हम जाके इलाज कराएं। लक्षण आने से पहले हमको इलाज कराना है, तभी हमारा इलाज सक्सीड होगा, तभी हमारा इलाज सफल होगा। अदरवाइज सफल नहीं होना है, उससे जान चला जाएगा। अगर सिम्टम्स आ गया तो उसका कोई इलाज नहीं है। दूसरा आइए हम बात करते हैं प्रोडोम, अर्थात सबसे पहला जो लक्षण आता है, अर्थात जब उसका इंक्यूबेशन पीरियड निकल जाता है, जब पहला लक्षण दिखाई देता है तो उसको हम प्रोडोम कहते हैं। ड्यूरिंग प्रोडोम अर्ली फ्लू लाइक सिम्टम्स अकर। अर्थात प्रोडोम के समय सबसे पहले फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से फ्लू होता है बच्चों, उस प्रकार से सबसे पहले सिम्टम्स आता है। तो कौन सा सिम्टम्स दिखाई देगा, आप इसको केयरली देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। आप फीवर ऑफ 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, पेशेंट का जो टेम्परेचर होगा बच्चों वो 100.4 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर देखने को मिलता है, अर्थात बहुत तेजी से फीवर होगा। अगला क्या होगा, हेडेक होगा, बहुत तेजी से सिर में दर्द होगी। अगला क्या होगा बच्चों, एंजाइटी होगा, है ना, चिंता हो जाएगा। पेशेंट के अंदर क्या हो गया, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा।
अगला क्या होगा, फीलिंग जनरली अनवेल, उसको बहुत कैसा लगेगा, वो ऐसा लगेगा जैसे उसको बहुत प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उसको दिक्कत महसूस होगा, प्रॉब्लम महसूस होगा। सोर थ्रोट एंड कॉफ, गले में खराश होगा और कफिंग होगा। नॉजिया एंड वॉमिटिंग, जी मिचलाएगा, उल्टी होगा, है ना। अगला क्या होगा, डिस्कम्फोर्ट्स एट द साइट ऑफ द बाइट, जिस जगह काटा हुआ है वहां उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत परेशानी होगी। तो ये सब सिम्टम्स प्रोड्रोम में आएंगे। पहला सिम्टम्स बच्चों ये दिखाई देता है। आइए अगला हम देखते हैं एक्यूट न्यूरोलॉजिकल पीरियड, अर्थात अब सिम्टम्स सीवियर होता चला जा रहा है। इसके बाद जो लक्षण आएगा बच्चों वो हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आएगा, हमारे ब्रेन तक पहुंच गया। अब जो रेबीज वायरस है कहां तक पहुंच गया, हमारे ब्रेन तक। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज, ड्यूरिंग दिस स्टेज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप, इस स्टेज में अर्थात एक्यूट न्यूरोलॉजिकल स्टेज में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, जो न्यूरोलॉजिकल हमारा नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, वो अफेक्टेड हो जाता है। इंक्लूडिंग, अब इसमें देखिए क्या लक्षण होगा, कंफ्यूजन एंड एग्रीनेस, देखिए कंफ्यूजन एंड एग्रेशन हो जाएगा। कंफ्यूजन एंड एग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि उसके अंदर कंफ्यूजन, भ्रम हो जाएगा और आक्रामकता आ जाएगा। पेशेंट के अंदर क्या होगा, किसी चीज को देखेगा उसको भ्रम, है ना, जैसे पानी को देखेगा उसको डर लगेगा, रस्सी देखेगा तो सांप समझ जाएगा, तो उसके अंदर भ्रम आ जाता है। किसी भी चीज को देखता कुछ है, उसके दिमाग में कुछ और आता है, मतलब बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। और एग्रेशन हो जाता है बच्चों, बहुत तेजी से आक्रामकता आ जाता है, अर्थात वो पागल कुत्ते जैसा बिहेव कर, किसी को मारने दौड़ेगा, किसी को काटने दौड़ेगा। इस प्रकार से एग्रेशन उसके अंदर देखने को मिलने लगेगा। अगला क्या होगा बच्चों, पार्शियल पैरालाइज, अर्थात आंशिक पक्षाघात हो जाता है, उसके पूरे शरीर में पक्षाघात होने लगता है। इनवॉलेंट्री मसल्स स्विचिंग, जो हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स हैं बच्चों वो स्विच हो जाएंगी, स्विचिंग देखने को मिलेगा। जो रिजिड नेक मसल्स, जो हमारा नेक है बच्चों, गर्दन है, उसमें स्टिफनेस आ जाएगा, जकड़ा ना जाता है, तो रिजिड नेक मसल्स हो जाएगा। और क्या होता है, कन्वल्सन, क्या हो जाता है बच्चों, कन्वुल्सन, अर्थात उसमें बेहोशी आने लगता है, अनकॉन्शियसनेस होने लगता है, आक्षेप होने लगता है, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। हाइपर वेंटिलेशन एंड डिफिकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, अर्थात बहुत तेजी तीव्र गति से सांस, बहुत एक्यूट ब्रीदिंग करने लगता है, बहुत तेजी से सांस लेने शुरू कर देता है, जल्दी जल्दी, जिस प्रकार से कुत्ता हाँफता है बच्चों, ठीक उसी प्रकार से उसमें सिम्टम्स देखने को मिलने लगेंगे। हाइपर सलाइवेशन, फ्रोदिंग एट द माउथ, जैसा कि आप देखिए उसमें हाइपर सलाइवेशन, जैसे कुत्ते के अंदर जब वो हाँफता है तो बहुत तेजी से उसके मुंह से लार टपकने लगता है, ठीक उसी प्रकार से पेशेंट में भी होगा, बहुत तेजी से वो मुंह फाड़ के जीभ को निकाल के हाँफना शुरू कर देता है और उसके मुंह से झाग आने लगेगा बच्चों, फ्रोदिंग, जैसा कि आप फिगर में देखिए इस पेशेंट को क्या आ रहा है, झाग आ रहा है, फ्रोदिंग हो रहा है। तो ये पूर्ण रूप से प्रभावित है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है। आगे क्या होगा बच्चों, आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ सलाइवा, उसके मुंह से बहुत तेजी से सलाइवेशन होने लगेगा, सलाइवा निकलने लगेगा। फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया, पानी से उसको डर लगेगा, है ना, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। और क्या हो जाता है, फोटोफोबिया हो जाता है, लाइट से डरने लग जाता है। हेलुसिनेशन, उसके अंदर क्या हो जाएगा, हेलुसिनेशन, विभ्रम हो जाता है। नाइटमेयर्स, अर्थात उसको क्या होता है, बुरे बुरे स्वप्न आने लगते हैं, सपना दिखाई देता है, नाइटमेयर्स हो जाता है। आइसोमनिया, इंसोमनिया क्या होता है बच्चों, अनिद्रा, अर्थात उसको नींद नहीं आएगा, पूरे रात भर वो बेचैन रहेगा, इधर उधर पागल कुत्तों जैसा घूमता रहेगा, है ना। और क्या हो जाता है बच्चों, उसमें व्यभिचार आ जाता है, अर्थात प्रियोपिस माने होता है व्यभिचार का आ जाना, अर्थात उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेक्स डिजायरेशन बढ़ जाता है। परमानेंट इरेक्शन इन मेल, अर्थात उसमें क्या होता है, व्यभिचार आ जाता है, अर्थात उसमें क्या होता है, बहुत तेज़ी से उसका जो क्या होता है, जो सेक्स डिजायरेशन है वो बढ़ जाता है। फोटोफोबिया हो जाता है, लाइट से डर लगता है और उसको क्या होता है बच्चों, इस प्रकार से वो बेचैन रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स उसको कब दिखाई देंगे, जब उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फेज ब्रीदिंग बिकम्स रैपिड एंड इनकॉन्सिस्टेंट, बहुत तेज, इस फेज में क्या होता है बच्चों, ब्रीदिंग, अर्थात उसका सांस बहुत तेजी से कुत्ते जैसा वो हाँफने लगता है और उसमें क्या हो जाता है बच्चों, इनकंसिस्टेंस हो जाता है, बहुत तेजी से उसको प्रॉब्लम हो जाता है। पूरे रात वो न तो सो पाएगा, अनिद्रा रहता है, बेचैनी रहता है, उसको बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं, उसका सांस तेज हो जाता है, बेहोशी आने लगता है ना बच्चों, और साथ ही साथ उसके अंदर व्यभिचार आ जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे सिम्टम्स उसको देखने को मिलने लगते हैं। आइए अगला हम देखते हैं फिर क्या होता है, कोमा में पेशेंट चला जाता है। अ पर्सन में इंटर्स अ कोमा एंड मस्ट पीपुल
एंड मोस्ट पीपुल देन डाई विद इन 3 days। जब ये सिम्टम्स देखने को मिल जाएगा बच्चों, इस प्रकार से सिम्टम्स जब आने लगेंगे तो अल्टीमेटली पेशेंट कहाँ चला जाता है, कोमा में चला जाता है और 3 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती है। ड्यूरिंग द कोमा स्टेज इवन विथ सपोर्टिव थेरेपी वर्चुअली नो पर्सन सर्वाइव रेबीज। अर्थात जिस समय वो कोमा में चला जाता है बच्चों, अगर उसको हम कोई सपोर्टिव थेरेपी देते हैं तो भी वो काम नहीं करता है, पेशेंट का क्या हो जाता है, 100% डेथ हो जाता है। अर्थात वहाँ कोई लाइफ सेविंग सपोर्ट काम नहीं करेगा, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, 100% ये तय हो जाता है कि अब इसकी मौत हो जाएगी, है ना। आइए अब देखते हैं कि व्हाई डज रेबीज अकर्स अ फियर, व्हाई डज रेबीज कॉजेज अ फियर ऑफ वाटर। हम देखते हैं कि पेशेंट को वाटर से डर क्यों लगता है, पानी से वो डरता क्यों, हाइड्रोफोबिया क्यों हो जाता है। आइए उसके विषय में डिस्कस करते हैं। पीपल यूज टू कॉल रेबीज हाइड्रोफोबिया। पीपल को अर्थात जो कोई एनिमल्स के द्वारा रेबीज से संक्रमित जो पेशेंट होगा बच्चों, उसके अंदर क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। रेबीज हाइड्रोफोबिया हम उसको कहते हैं बिकॉज माने क्योंकि इट अपीयर्स टू कॉज ऑफ द फियर ऑफ वाटर, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पानी से डरने लगता है। तो हाइड्रोफोबिया हम क्यों कहते हैं, हाइड्रो माने पानी, फोबिया माने डरना, अर्थात पेशेंट पानी से डरने लगता है, इसलिए इसको हम रेबीज हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसको पानी से डर लगता है। द रीजन इज दैट द इन्फेक्शन कॉजेज इंटेंस स्पॉज इन द थ्रोट व्हेन द पर्सन ट्राई टू स्वॉलिंग। ऐसा क्यों होता है बच्चों, इसका क्या कारण है, काहे वो हाइड्रोफोबिया, क्यों वो हाइड्रोफोबिया उसको हो जाता है, पानी से उसको डर क्यों लगता है, इसलिए लगता है कि उसके थ्रोट में, उसके गले में इंटेंसिव स्पॉज हो जाता है, बहुत तेजी के साथ ऐंठनदार दर्द होता है। जैसे वो पानी को सॉलो करना चाहेगा, जैसे पानी को निगलना चाहेगा बच्चों, उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्पॉज हो जाता है, अर्थात इंटेंसिव स्पॉज हो जाता है, बहुत तेजी से ऐंठनदार दर्द होता है, उसको पानी वो निगल ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो पानी से डरने लगता है। इतना तेजी से चुभन उसके गले में होता है बच्चों कि पानी को देख कर डरता है वो, इसीलिए उसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इवन द थॉट ऑफ स्वेलिंग वाटर कैन कॉज स्पाज्म। यहां तक कि वो पानी को पीने के लिए अगर सोचता है कि हम पानी को पिए, तो सोचने से ही उसके गले में क्या होता है, स्पाज्म शुरू हो जाता है। तो इससे वो बहुत तेजी से डरने लगता है कि पानी पीना तो दूर है, अगर वो सोच लिया कि हमको पानी पीना है तो भी उसके गले में क्या होने लगता है, स्पाज्म होने लगता है, बहुत तेजी से ऐंठनदार दर्द होने लगता है, जिससे वो पानी से बहुत दूर भागने लगता है। मेकिंग इट अपीयर दैट द इंडिविजुअल इज अफ्रेड ऑफ वाटर, जिसकी वजह से वो जो इंडिविजुअल है, जो वो पर्सन है, जो रेबीज से संक्रमित व्यक्ति है, वो पानी से बहुत तेजी से डरने लगता है और अफ्रेड पानी से दूर भागता है। जैसे ही पानी को देखेगा वैसे वो दूर भाग जाएगा। तो आज की वीडियो सेगमेंट्स में बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया है। कल अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के विषय में। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।